आसाम का इतिहास अलग अलग संस्कृतियों, राज्यों और युद्धों से बुनी हुई एक कहानी है। इन कहानियों में बार भुयानों की कहानी एक अनोखी सामंती व्यवस्था और बाहरी ताकतों के खिलाफ उनके बहादुर संघर्ष का प्रमाण है। मुख्य रूप से मध्ययुगीन काल के अंत में फलते फूलते बार भुयान केवल जमींदार नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली सरदार थे जिन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। यह निबंध बार भुयान परंपरा की उत्पत्ति, उनके प्रशासनिक ढांचे और आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके भयंकर प्रतिरोध पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से गयासुद्दीन इवाज शाह और हुसैन शाह के साथ संघर्षों पर। बार भुयान असम के कामरूप साम्राज्य में प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, विशाल भूमि पर शासन किया और अपने लोगों की वफादारी को प्राप्त किया। वे एक समान संस्था नहीं थे, बल्कि सरदारों का एक नेटवर्क थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रभाव क्षेत्र और महत्वाकांक्षाएं थीं। एक साझा वंश और भूमि स्वामित्व और सैन्य सेवा में निहित सामंती व्यवस्था से बंधे बार भुयानों ने असम के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बार भुयान व्यवस्था रातों रात नहीं उभरी, बल्कि विभिन्न कारकों से प्रभावित एक क्रमिक प्रक्रिया का उत्पाद थी। जबकि सटीक उत्पत्ति समय के अंधेरे में डूबी हुई है, इतिहासकारों का अनुमान है कि इस प्रणाली ने पहली सहस्राब्दी सी के उत्तरार्ध के दौरान जड़ें जमा ली थी। सदियों तक कामरूप पर शासन करने वाले प्राचीन वर्मन वंश के पतन ने इस क्षेत्र में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। यह शून्य स्थानीय सरदारों से भर गया, जिन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और खुद को क्षेत्रीय ताकतवर लोगों के रूप में स्थापित किया। ये सरदार विभिन्न वंशों के वंशज होने का दावा करते हैं, जिनमें स्वदेशी आदिवासी समूह और बाद में हिंदू क्षत्रिय कुल शामिल हैं। धीरे धीरे बार भुयानों में विकसित हुए। भुयान शब्द ही उनके उद्गम का संकेत देता है। भूमि का अर्थ भूमि वाले संस्कृत शब्द भूमि से लिया गया है। यह भूमि के मालिक और मिट्टी के स्वामी के रूप में उनकी स्थिति को इंगित करता है। सामंती पदानुक्रम के भीतर उनकी उच्च स्थिति को इंगित करने के लिए बाद में महान या श्रेष्ठ अर्थ वाले उपसर्ग बार को जोड़ा गया। समय के साथ बार भुयानों ने गठबंधनों, विवाहों और कभी कभी संघर्ष के माध्यम से कामरूप के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस अवधि ने बार भुयान प्रणाली की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया, निष्ठा और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल जाल की नींव रखी, जो आने वाली शताब्दियों के लिए असम के राजनीतिक परिदृश्य की विशेषता होगी। बार शब्द केवल एक सम्मानजनक पद नहीं था। बार भुयान व्यवस्था के सामाजिक राजनीतिक पदानुक्रम में इसका महत्वपूर्ण भार था। इसने भुयानों के बीच एक उच्च पद और स्थिति को दर्शाया, जो भूमि और संसाधनों पर अधिक शक्ति, प्रभाव और नियंत्रण का प्रतीक है। बार भुयान न केवल बड़े भूस्वामी थे, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों के भीतर सैन्य नेता, प्रशासक और न्याय के वितर्क भी थे। उन्होंने कम भुयानों और किसानों की वफादारी की आज्ञा दी, जो सुरक्षा और जीविका के लिए उन पर निर्भर थे। प्रत्येक बार भुयान का एक विशिष्ट क्षेत्र पर प्रभुत्व था, जिसे बार के रूप में जाना जाता था। ये क्षेत्र आकार और सामरिक महत्व में भिन्न थे। कुछ में उपजाऊ नदी घाटियां शामिल थीं, जबकि अन्य में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे शामिल थे। अपने अपने बार्स के भीतर भू राजस्व, व्यापार मार्गों और सैन्य जनशक्ति पर नियंत्रण ने बार भुयानों को अपनी शक्ति और प्रभाव बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए। हालांकि क्षेत्रीय विभाजन हमेशा स्थिर नहीं थे। पड़ोसी बार भुयानों की महत्वाकांक्षाओं के कारण अक्सर सीमाओं, संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर विवाद होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर संघर्ष होते थे, जो कामरूप के राजनीतिक मानचित्र को बदल देते थे। बार भुयान मध्ययुगीन कामरूप में सामंती व्यवस्था के स्तंभों के रूप में एक बहुआयामी भूमिका निभाई, जो केवल भूमि के स्वामित्व से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे अनुपस्थित जमींदार नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्रों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय भागीदार थे। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने अपने बार्स के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। उन्हें विवादों को सुलझाने, न्याय देने और अपने लोगों को आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों से बचाने का काम सौंपा गया था। इस भूमिका के लिए उन्हें एक मजबूत सैन्य बल बनाए रखने की आवश्यकता थी, जिसमें उनके अपने अनुचर और जागीरदार भुयानों द्वारा आपूर्ति किए गए सैनिक शामिल थे। अपने सैन्य और न्यायिक कर्तव्यों के अलावा बार भुयानों ने अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कर इकट्ठा करने, भू राजस्व के प्रबंधन और कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे।
वे अक्सर सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करते थे, सड़कों और पुलों का निर्माण करते थे और कारीगरों और व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करते थे, जिससे उनके डोमेन के भीतर आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलता था। बार भुयान कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। इस अवधि के दौरान कामरूप के सांस्कृतिक उत्कर्ष में योगदान करते थे। मंदिरों और मठों को उनके उदार दान प्राप्त हुए और विद्वान और कलाकार उनके संरक्षण में फले फूले। भाग 5, आक्रमण की छाया। गयासुद्दीन इवाज शाह 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कामरूप के इतिहास में महत्वपूर्ण उथल पुथल का दौर देखा गया, क्योंकि आक्रमण की छाया कभी स्वतंत्र राज्य पर मंडरा रही थी। सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने पहले ही पूर्वी भारत में प्रवेश कर लिया था और कामरूप अपने रणनीतिक स्थान और संसाधन संपन्न भूमि के साथ विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गया था। 1505 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के अधीन बंगाल के गवर्नर गयासुद्दीन इवाज शाह ने एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते हुए कामरूप में प्रवेश किया। इवाज शाह का आक्रमण केवल एक लूटपाट नहीं था, बल्कि कामरूप को दिल्ली सल्तनत में जीतने और मिलाने का एक ठोस प्रयास था। इवाज शाह की सेना अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुशासित खंडित बार भुयान प्रणाली के लिए एक दुर्जेय चुनौती थी। बार भुयान अपनी स्वतंत्रता का दावा करने और अक्सर आंतरिक संघर्षों में शामिल होने के आदी थे। अब एक सामान्य दुश्मन का सामना कर रहे थे जिससे उनके अस्तित्व को खतरा था। आक्रमण ने कामरूप में हड़कंप मचा दिया, जिससे बार भुयानों को एक कठोर विकल्प का सामना करना पड़ा: आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट होना या विस्तार से पराजित होना। भाग 6, भुयानों का प्रतिरोध। गयासुद्दीन इवाज शाह के आक्रमण ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जो अक्सर विभाजित बार भुयानों को एक सामान्य कारण में एकजुट करता है: अपनी मातृभूमि की रक्षा। खतरे की गंभीरता को पहचानते हुए बार भुयानों ने अपने मतभेदों को दूर करते हुए आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए एक नाजुक गठबंधन बनाया। उन्होंने अपने संसाधनों को जमा किया, अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और एक दुर्जय दुश्मन के खिलाफ रक्षात्मक युद्ध की तैयारी की। बार भुयान छापामार युद्ध की कला में पारंगत थे, अपने लाभ के लिए इलाके के अपने ज्ञान का फायदा उठाते थे। उन्होंने इवाज शाह की आपूर्ति लाइनों पर तेजी से छापे मारे, उसके सैनिकों को परेशान किया और कामरूप में एक मजबूत पकड़ स्थापित करना उसके लिए मुश्किल बना दिया। बार भुयानों का प्रतिरोध उग्र और दृढ़ था, लेकिन इवाज शाह की सेना दिल्ली सल्तनत के संसाधनों द्वारा समर्थित कई शुरुआती मुठभेड़ों में बढ़त हासिल कर ली। बार भुयान एक श्रेष्ठ शत्रु का सामना कर रहे थे। उन्हें रणनीतिक वापसी और हिट एंड रन रणनीति की रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे इवाज शाह के लिए अपनी प्रोविंस बनाए रखना महंगा हो गया। भाग 7, हुसैन शाह का उदय और निरंतर संघर्ष। शुरुआती असफलताओं के बावजूद बार भुयानों के प्रतिरोध ने इवाज शाह की महत्वाकांक्षाओं को निराश करना जारी रखा। 1509 में संघर्ष ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। जब अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल के सिंहासन पर चढ़े, उन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हुसैन शाह, अपने आप में एक महत्वाकांक्षी शासक, ने कामरूप में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर देखा और इवाज शाह के अधिकार को चुनौती दी। उन्होंने कामरूप पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। इवाज शाह और हुसैन शाह के बीच संघर्ष में फंसे बार भुयानों ने खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाया। उन्हें अपने लाभ के लिए दो आक्रमणकारियों के बीच संघर्ष का फायदा उठाते हुए गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल जाल को नेविगेट करना पड़ा। कुछ बार भुयानों ने खुद को हुसैन शाह के साथ जोड़ लिया, उन्हें इवाज शाह की तुलना में कम खतरा मानते हुए, जबकि अन्य ने दोनों आक्रमणकारियों का विरोध करना जारी रखा। इस अवधि में स्थानांतरण, गठबंधनों, विश्वासघातों और लड़ाइयों की एक श्रृंखला देखी गई, क्योंकि बार भुयान बाहरी दबावों के बीच अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लड़े थे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में अराजकता और अनिश्चितता के बीच असम के इतिहास में एक नाम चमकता है: चंडीवर। कछारी वंश के एक बहादुर बार भुयान चंडीवर इवाज शाह और हुसैन शाह दोनों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे।
उनकी हिम्मत, सैन्य कौशल और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। कामरूप के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित चंडीवर ने किसी भी आक्रमणकारी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने इवाज शाह और हुसैन शाह दोनों की सेनाओं के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाते हुए बार भुयानों को अपने बैनर तले संगठित किया। चंडीवर की सैन्य रणनीतियों को छापामार रणनीति और सुनियोजित घात के संयोजन द्वारा विशेषता दी गई थी, जो इलाके और स्थानीय परिस्थितियों के अपने ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे थे। उन्होंने दोनों हमलावर सेनाओं पर भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें कामरूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंडीवर से जुड़े सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक भरमपुर का युद्ध है, जहां उन्होंने इवाज शाह की सेनाओं के खिलाफ बार भुयानों के गठबंधन का नेतृत्व किया था। हालांकि लड़ाई का विवरण किंवदंती में डूबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चंडीवर की रणनीतिक चमक और उनके योद्धाओं की बहादुरी ने इवाज शाह की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जो बार भुयानों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। चंडीवर के वीरतापूर्ण प्रयास उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुए। उनके वंशजों ने नेतृत्व और प्रतिरोध के अपने पद को प्राप्त करते हुए बंगाल सल्तनत के अधिकार को चुनौती देना जारी रखा। उनके बेटे केदारेश्वर और पोते नारा नारायण योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए, जिन्होंने अपने शानदार पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ाया। चंडीवर की मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालते हुए केदारेश्वर ने बंगाल सल्तनत के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने मध्य कामरूप पर बार भुयानों की पकड़ मजबूत की। बंगाल सल्तनत द्वारा अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने के कई प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। केदारेश्वर के शासनकाल ने बार भुयानों के लिए सापेक्ष स्थिरता और समेकन की अवधि को चिह्नित किया। केदारेश्वर के पुत्र नारा नारायण को अपने पिता के शासन से मजबूत राज्य विरासत में मिला। वह एक सक्षम प्रशासक और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार साबित हुए। नारा नारायण ने बार भुयान नियंत्रण के तहत क्षेत्रों का विस्तार किया, बंगाल सल्तनत के प्रभाव की सीमाओं को पीछे धकेल दिया। उन्हें अपने शासन के तहत कामरूप के अधिकांश हिस्सों को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र पर कब्जा करने की बंगाल सल्तनत की महत्वाकांक्षाओं का प्रभावी ढंग से अंत हो गया। अपने वीरतापूर्ण प्रतिरोध और विजय के क्षणों के बावजूद 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बार भुयानों की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। कई कारकों ने उनके पतन में योगदान दिया। अंततः उनकी एक बार शक्तिशाली सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। बार भुयानों के बीच आंतरिक कलह और एकता की कमी उनके पूरे इतिहास में एक आवर्ती विषय उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बार भुयान अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विवादों से प्रेरित होकर आंतरिक संघर्षों में शामिल हो जाते थे, जो उनकी सामूहिक शक्ति को कमजोर करते थे और उन्हें बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बनाते थे। पूर्वी असम में अहोम साम्राज्य का उदय बार भुयानों के पतन का एक प्रमुख कारक साबित हुआ। अहोम मूल रूप से चीन में वर्तमान यूनान से 13वीं शताब्दी में असम चले गए और धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र घाटी में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उनकी विस्तारवादी नीतियों ने उन्हें बार भुयानों के साथ संघर्ष में ला दिया, जिससे प्रभुत्व के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। असम के बार भुयान, हालांकि उनका शासन अंततः समाप्त हो गया, इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गए। उनकी कहानी स्थायी मानवीय भावना, भारी बाधाओं के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए उनके बहादुर संघर्ष और असम के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है। यद्यपि उनकी सामंती व्यवस्था ने अंततः केंद्रीकृत राज्यों को रास्ता दे दिया, लेकिन बार भुयानों की विरासत असमिया लोगों की सामूहिक स्मृति में गूंजती रही। उनकी बहादुरी, प्रतिरोध और कला और संस्कृति के संरक्षण की कहानियां असमिया लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन गईं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत को महत्व देने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। स्थानीय शासन पर बार भुयानों का जोर, स्वदेशी कला और संस्कृति का उनका संरक्षण और अपनी मातृभूमि की उनकी उफेर्स रक्षा आज भी असम की पहचान को आकार देती है।